जो आप कल पूरा नहीं कर सके, अब उसका अफसोस मत करिए। आज आप क्या हासिल कर पाएंगे, इसके बारे में सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल पराक्रम। दिन की शुरुआत हमेशा उत्साह और नई ऊर्जा के साथ करनी चाहिए। हर दिन अपने आप में नया एहसास लेकर आता है, इसमें नई संभावनाएं होती हैं। एक अच्छी शुरुआत हमें नए मुकाम पर पहुंचा सकती है। मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल की ओर ले जाते हैं। इन रास्तों पर चलते हुए हमें हारना नहीं है, कोशिश नहीं छोड़नी है। बिल्कुल सही कहा पराक्रम आपने। एक खुशहाल व्यक्ति खुश है इसलिए नहीं कि उसके जीवन में सब कुछ सही है। दरअसल वो खुश इसलिए है क्योंकि जीवन में हर चीज के प्रति उसका जो रवैया है वो सही है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और आइए पराक्रम, दिन का आगाज है और चाय की प्याली का साथ है, तो खबरों का स्नैक्स कहाँ है भाई? आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों और गरीबों से जुड़े अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में कृषि कानूनों को औपचारिक रूप से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। अगले हफ्ते में संसद सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। वहां पर दोनों सदनों में कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए 26 विधेयक विधायी कामकाज के एजेंडे में शामिल किए गए हैं, जिसमें 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने और क्रिप्टो करेंसी से संबंधी विधेयक शामिल हैं। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के बुलेटिन में इसकी जानकारी दी गई है। 17वीं लोकसभा का 7वां सत्र 29 नवंबर 2021 को शुरू होगा। सरकार बिटकॉइन समेत कई निजी डिजिटल करेंसी को विनियमन करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश करेगी। इसके लिए क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनिमय विधेयक 2021 पेश किया जाएगा। इसमें आरबीआई की ओर से जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के सृजन के लिए सहायक ढांचा बनाने की बात कही गई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3,61,000 मकान निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का मंजूरी और निगरानी समिति की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अब तक इस योजना के तहत 1,14,00,000 मकानों के निर्माण की मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें 89 लाख से अधिक का निर्माण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनसीआर राज्यों से वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लागू उपायों को कुछ दिनों तक जारी रखने के लिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पहले से स्थिति का अनुमान लगाकर प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एहतियातन कदम उठाए जाने की जरूरत है। ये पूर्वानुमान सांख्यिकीय प्रारूप और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होना चाहिए। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का भुवनेश्वर में आगाज हो गया। गत विजेता भारत समेत इस टूर्नामेंट में इस बार कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। इस बार वर्ल्ड कप में 4 पूल बनाए गए हैं, जिसमें हर पूल में 4 टीमों को शामिल किया गया है। प्रत्येक पूल में शीर्ष 2 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। भारतीय टीम पिछली बार की तरह इस बार भी जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में मजबूत इरादों के साथ मैदान में उतरेगी। भारत ने 2016 में हुए पिछले वर्ल्ड कप में जीत हासिल की थी। इस लिहाज से भारत का पलड़ा अन्य टीमों के मुकाबले भारी होगा। और राष्ट्रीय सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। जेवर एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, तो दिल्ली देश का पहला शहर बन जाएगा, जहां 70 किलोमीटर की रेंज में अब 3 एयरपोर्ट होंगे। इनमें 2 इंटरनेशनल होंगे। दिल्ली और जेवर के अलावा तीसरा एयरपोर्ट गाजियाबाद का हिंडन है, जहां से घरेलू उड़ान संचालित होती है। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहां एक साथ 178 विमान खड़े हो सकेंगे। पहली फ्लाइट यहां से सितंबर 2024 में उड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली में हैं। बुधवार को ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुलाकात में ममता बनर्जी ने राज्य के विकास के विभिन्न मुद्दों के अलावा
बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और त्रिपुरा में हिंसा के मामले पर चर्चा की। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि त्रिपुरा में बिप्लब देब की सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन कर रही है। हमारा स्टेट का कुछ इशू है, जैसे बॉर्डर संभालने के लिए बॉर्डर को सिक्योरिटी का जो काम है उसको करने दो। अगर स्टेट से ज्यादा मदद अपने मांगने चाहते हैं तो स्टेट आपको मदद करने के लिए देश का हित में तैयार है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए फेडरल स्ट्रक्चर को अननेसेसरीली डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। इसको बारे में आप चर्चा कीजिए और बीएसएफ को जो कानून बनाया वो कानून को आप विड्रॉ करिए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 118 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागालैंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और लद्दाख को पत्र लिखकर साप्ताहिक कोविड जांच की संख्या कम होने पर चिंता जताई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि इन राज्यों में त्योहारों के दौरान आवाजाही बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में यहाँ ज्यादा से ज्यादा जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच में कमी से समुदाय में संक्रमण के बढ़ने के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा प्रकल्प की आधारशिला रखी। 331 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत विरासत गलियारा का विकास किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड की ओर से पूरे प्रदेश में उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें नीतीश कुमार के 15 वर्षों की समर्पित जनसेवा की उपलब्धियों को भी जन जन तक बताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अंतरिम राहत के रूप में 1000 करोड़ रुपए मंजूर करने की गुजारिश की है। साथ ही बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम भेजने का अनुरोध किया है। और पराक्रम, अब नजर डाल लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या कुछ खास सुर्खियां हैं। बिल्कुल। एससीओ काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट की 20वीं बैठक कल कजाकिस्तान की अध्यक्षता में वर्चुअल फॉर्मेट में नूर सुल्तान में आयोजित की जाएगी। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। एससीओ सीएचजी की बैठक सालाना आयोजित की जाती है, जिसमें संगठन के व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर चर्चा की जाती है। बैठक में वार्षिक बजट को मंजूरी भी दी जाती है। इस बैठक में पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य में सहयोग की संभावना पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। इस दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिसंबर में लोकतंत्र के वर्चुअल शिखर सम्मेलन के लिए भारत समेत लगभग 110 देशों को आमंत्रित किया है। 9 और 10 दिसंबर को ये वर्चुअल शिखर सम्मेलन होगा। लोकतंत्र पर वर्चुअल समिट करने का निर्णय पिछले साल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहते हुए जो बाइडेन ने लिया था। उन्होंने भ्रष्टाचार और सत्तावाद से लड़ने और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने के प्रयासों के लिए एक समान विचारधारा वाले देशों को एक मंच देने का लक्ष्य रखा था। हालांकि अमेरिका ने रूस, चीन और तुर्की को नहीं बुलाया है, लेकिन ताइवान को आमंत्रण भेजा है। अरब देशों में मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर और यूएई को भी आमंत्रण नहीं दिया गया है। स्वीडन की प्रधानमंत्री चुने जाने के कुछ घंटों बाद ही संसद में बजट प्रस्ताव गिरने पर मैग्डालेना एंडरसन ने बुधवार को पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही सहयोगी दल द ग्रीन्स ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। एंडरसन ने संवाददाताओं से कहा, मेरे लिए यह सम्मान का प्रश्न है, लेकिन मैं ऐसी सरकार का नेतृत्व नहीं करना चाहती जिसकी वैधानिकता पर सवाल खड़ा किया जा सके। एंडरसन ने संसद के अध्यक्ष एंड्रियास नोलेन से कहा है कि वह अब भी सोशल डेमोक्रेटिक की एक पार्टी की सरकार का नेतृत्व करने की इच्छुक है। और जर्मनी की अगली सरकार बनाने के लिए बातचीत कर रहे तीनों दल के बीच गठबंधन समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है।
पर्यावरणवादी ग्रीन पार्टी ने एक बयान में एक जानकारी दी है। राष्ट्रीय चुनाव में 26 सितंबर को मामूली जीत के बाद से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ग्रीन पार्टी और फ्री डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत कर रही है। आने वाले हफ्तों में अगर पार्टी के सदस्य प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं तो 3 दलों का गठबंधन मौजूदा महागठबंधन और निवर्तमान चांसलर एंजेला मर्केल की क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स पार्टी की जगह लेगा। मर्केल 5वें कार्यकाल के लिए होड़ में नहीं थी। मौजूदा वित्त मंत्री और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नेता ओलाफ शॉल्ट्ज उनका स्थान ले सकते हैं। भारत और एशियाई विकास बैंक ने प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए $30 करोड़ के कर्ज के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और एशियाई विकास बैंक ने 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख को मजबूत और बेहतर करने के लिए $30 करोड़ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक और मध्य प्रदेश शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इससे 5 करोड़ 10 लाख झुग्गी झोपड़ी बस्तियों सहित 25 करोड़ 60 लाख शहरी निवासियों को लाभ मिलेगा। इधर न्यूजीलैंड आगामी महीनों में अपनी सीमाएं फिर से खोलेगा। न्यूजीलैंड सरकार ने आज इसकी घोषणा की है। सरकार ने जनवरी से विस्थापित निवासियों की वापसी और अप्रैल से पर्यटकों के आने की मंजूरी दी है। न्यूजीलैंड इसके साथ ही इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील समेत कुछ देशों को अत्यधिक जोखिम वाले देशों की सूची से हटा रहा है, जिससे इन देशों से लोग न्यूजीलैंड आ सकेंगे। कोविड-19 महामारी फैलने पर दक्षिण प्रशांत देश ने कई सीमा प्रतिबंध लगाए थे। पर्यटकों के प्रवेश पर रोक भी लगा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों और गरीबों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में कृषि कानूनों को औपचारिक रूप से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। अगले हफ्ते में संसद सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। वहां पर दोनों सदनों में कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। पिछले साल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून के साथ ही आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 बनाया था। लेकिन किसान संगठनों के लगातार विरोध के बाद इन कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। और पार्लियामेंट सेशन में भी हम इसको प्राथमिकता के आधार पर लाएंगे। किसान संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि एमएसपी समेत दूसरे बाकी मुद्दों पर भी सरकार बातचीत के लिए आगे आएगी। खुशी है, सब देश के किसानों को खुशी है कि जिस के लिए आए थे वो बातचीत भारत सरकार सब शुरू हुई है और उन कामों पर अमल होना शुरू हुआ है। अभी और जो मामले हैं जब वे पूरे हो जाएंगे, जब खत्म करेंगे, 27 तारीख की हमारी मीटिंग है, उस पर हम अगला निर्णय लेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। सत्र के लिए 26 विधेयक विधायी कामकाज के एजेंडे में शामिल किए गए हैं, जिसमें 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने और क्रिप्टो करेंसी से संबंधी विधेयक शामिल हैं। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के बुलेटिन में इसकी जानकारी दी गई है। आइए आपको बताते हैं संसद के शीतकालीन सत्र में विधायी कामकाज के लिहाज से क्या कुछ महत्वपूर्ण काम होना है। सत्र में लोकसभा का 7वां सत्र 29 नवंबर 2021 को शुरू होगा। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मादक पदार्थ और मनः प्रभावी औषधि संशोधन विधेयक 2021 पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। यह विधेयक इससे संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाया जा रहा है। इसके अलावा सत्र के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 भी पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। ये दोनों विधेयक भी संबंधी अध्यादेश के स्थान पर लाए जाएंगे। सत्र के दौरान राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास विधेयक 2021, विद्युत
संशोधन विधेयक 2021, उत्प्रवास विधेयक 2021 भी पेश किए जाएंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और इसके 23 दिसंबर को समाप्त होने की संभावना है। और आजकल बिटकॉइन की बहुत चर्चा है पराक्रम, और सरकार भी बिटकॉइन समेत कई निजी डिजिटल करेंसी को विनियमन करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश करने वाली है। बिल्कुल अमृता, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा विधेयक क्या कहता है और उसमें क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, ये आपको बताते हैं। 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 पेश किया जाएगा। इसमें आरबीआई की ओर से जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के सृजन के लिए सहायक ढांचा बनाने की बात कही गई है और भारत में सभी तरह के निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने की बात भी कही गई है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं जिससे क्रिप्टो करेंसी से संबंधित प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके। भारत में अभी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग के संबंध में ना तो कोई प्रतिबंध है और ना ही कोई विनियमन की व्यवस्था है। जी हां, सरकार के ऐलान के बाद बिटकॉइन समेत अन्य क्रिप्टो करेंसीज के भाव में भारी गिरावट दिख रही है। बिटकॉइन के जो भाव हैं करीब 11% तक गिर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश के सभी नागरिकों के पास अपनी छत हो, उनका अपना घर हो। जी हां, और इसी के तहत केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3,61,000 मकान निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का मंजूरी और निगरानी समिति की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अब तक इस योजना के तहत 1,14,00,000 मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई है, जिसमें 89 लाख से अधिक का निर्माण किया जा रहा है और 52.5 लाख मकान लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं। इस मिशन के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से अब तक कुल 7,52,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। बैठक के दौरान आवास निर्माण को तेज करने और उसी समय पर पूरा करने की जरूरत पर बल दिया गया, जिससे 2022 तक सबके लिए आवास के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। तो पराक्रम, दिन का आगाज तो हो गया है और दिन के आगाज में खबरों का डोज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास क्या घट रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो या राज्यों में, ये जानना हमारे दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आज के दिन क्या होगा खास, बताइए। बिल्कुल, संसद टीवी पर आज दिन भर के कार्यक्रमों की बात करते हैं और आज की बात करें तो उसके पहले हम आपको बताएं आज की गतिविधियों पर एक नजर हम डालेंगे। सबसे पहले कि आज क्या कुछ खास होना है बड़े स्तर पर। जी हां, आज की बात करें पराक्रम तो प्रधानमंत्री आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। यह हवाई अड्डा संपर्कता बढ़ाने और भविष्य के लिए तैयार विमानन सेक्टर की रचना की दिशा में प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुपालन में होगा और एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कानपुर में हारकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे और वहां संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जी का जो कार्यक्रम है वो ये कि ASEM शिखर सम्मेलन में वो आज हिस्सा लेंगे। इसी के साथ हेलो इंडिया में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार जानेंगे आज का इतिहास क्या कुछ है। बने रहिए हमारे साथ। मनशनी गवशनी गुणशनी, अच्छे विचार, अच्छे बोली, अच्छी कर्म, ये हमारी पारसी धर्म की विशेषता है और कई अन्य विशेषता है। आप संसद टीवी पे मेरे साथ इसके बारे में कुछ ज्ञान लीजिए। मेरे गांव में न बिजली थी, सड़क थी, न पानी, पर मैंने बदलाव लाने की ठानी। फिर दिखने लगा असर। पंचायत से मैंने तय किया संसद का सफर। नमस्कार, मैं संपत्ति उइके मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद। देखना ना भूलिए मेरी कहानी।
वेलकम बैक। हेलो इंडिया, एक बार फिर से हम हाजिर हैं और पराक्रम इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत संदेश देता है, जज्बा देता है और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस भी जारी कर देता है। यानी इतिहास के पन्नों को पलटना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, और इतिहास की जानकारी यदि आपको है तो आप ये समझ पाते हैं कि जो इतिहास की घटनाएं वो क्या कुछ हुई थी। तो आइए आज के दिन के इतिहास से जुड़े जानकारी आपको बताते हैं और जानते हैं कि 25 नवंबर की तारीख के नाम क्या कुछ ऐतिहासिक घटनाएं दर्ज हैं। 25 नवंबर वर्ष 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने शक्तिशाली विस्फोटकों का आविष्कार किया। आज ही के दिन नोबेल को अपने आविष्कार के लिए एक ब्रिटिश पेटेंट मिला जिसे डायनामाइट कहा गया। वो एक महान रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। मानव हित की आकांक्षा से प्रेरित होकर उन्होंने अपने धन का उपयोग एक ट्रस्ट स्थापित करने में किया। नोबेल फाउंडेशन नाम से प्रसिद्ध इस ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 1900 में हुई, जिससे प्रतिवर्ष भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, आदर्शवादी साहित्य और विश्व शांति के क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने वालों को पुरस्कार दिया जाता है और यहीं से उनके नाम से विश्वविख्यात नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। 25 नवंबर वर्ष 1981 से महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। आज ही के दिन से इसकी पहल सर्वप्रथम वर्ष 1981 में लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई फेमिनिस्ट के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। इस दिन को महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के दिन के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिन को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानवाधिकार का उल्लंघन है और इसके पीछे की वजह महिलाओं के साथ भेदभाव सहित शिक्षा, गरीबी और शांति जैसे मुद्दों से जुड़ा है। 25 नवंबर वर्ष 1986 से अंतर्राष्ट्रीय मांस रहित दिवस को प्रस्तावित किया गया। यह दिन इस अर्थ में भी विशेष है कि यह साधु टी.एल. वासवानी के जन्मदिन का प्रतीक है। वासवानी एक महान भारतीय शिक्षाविद थे और भारतीय शिक्षा प्रणाली के उत्थान के लिए उन्होंने मीरा आंदोलन शुरू किया। आज का दिन पशु अधिकार समूह के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जानवरों के प्रति संवेदनशीलता लाना और शाकाहार के प्रति लोगों को प्रेरित करना। वासवानी ने शाकाहारी जीवन जीने के लिए विश्व स्तर पर जनता से दृढ़ता से आग्रह किया था। तो इतिहास के पन्नों में दो बड़ी जानकारी जो अमृता हमने देखी, इंटरनेशनल मीटलेस डे और महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना कि ये अपराध नहीं होने चाहिए क्योंकि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं। मुझे लगता है कि अमृता, इन बातों की जानकारी जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना ज़्यादा हम डोमेस्टिक वायलेंस को कम कर पाएंगे। बिल्कुल, और जैसा कि मैंने कहा भी था, पराक्रम के इतिहास हमें बहुत सारे सबक देता है, बहुत सारे संदेश देता है, एक दिशा देता है कि हम आगे अपने कदम कैसे बढ़ाएं और उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और इसलिए हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आज के दिन क्या है खास। लेकिन पराक्रम, संसद टीवी में क्या कुछ खास है आज के दिन हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि वैरायटी ऑफ रेंज है हमारे पास, कार्यक्रमों की एक बड़ी श्रृंखला है, उसकी हम जानकारी देंगे। तो आज क्या है खास पराक्रम? आइए एक नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद आप संसद टीवी पर देख सकते हैं सुबह 9 बजे कमेटी रिपोर्ट और सुबह 9:30 बजे हमारा विशेष प्रोग्राम लॉज दैट शेप्ड इंडिया। इसके बाद देखिए शाम 6 बजे टू द पॉइंट और उसके बाद शाम 6:30 बजे स्मार्ट खेती। शाम 7 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं समसामयिक मुद्दों पर गंभीर चर्चा, मुद्दा आपका। और रात 8 बजे दिन भर की बड़ी खबरों पर आधारित हिंदी न्यूज बुलेटिन आज की खबर। इसके साथ ही 8:30 बजे देखिए कैबिनेट द वीक और उसके बाद 9 बजे एकम सत्र। और एकम सत्र में हम आपको पारसी दर्शन के बारे में जानकारी देंगे। और रात 9:30 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं हमारा इंग्लिश डिबेट शो पर्सपेक्टिव। और रात 10 बजे संसद टीवी पर आप जरूर देखिए ग्लोबल डिबेट। और इसी के साथ घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का और जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं सुरीले संगीत के साथ। तो अमृता, हमारे आज के कलाकार कौन हैं? बिल्कुल, संगीत जीवन में मिठास घोलता है और पराक्रम, संगीत के बिना तो ऐसा लगता है जीवन ही अधूरा है। और सुबह का आगाज, चूंकि आप सुबह की शुरुआत कर रहे हैं, संगीत के साथ ना हो तो दिन कहीं ना कहीं उसमें जो मिठास है उसकी कमी रह जाती है। इसलिए हम ये सेगमेंट आपके लिए जरूर लाते हैं और आज कलाकार में अपनी संगीतमय कला से आपको मंत्रमुग्ध करेंगे JSR
मधुकर। इसी के साथ मुझे और पराक्रम को दीजिए इजाजत। आप लुत्फ उठाइए संगीत का। हम फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 8 बजे। और एक बात और, संसद टीवी पर आप हमारे दिन भर तो कार्यक्रम देखेंगे, लेकिन हेलो इंडिया को आप संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, तो साथ बनाकर रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार। सावरिया तो ही जाने न तुम्हें, विनती करूंगी रो रो कहूंगी पिया ना जा ना जा ना जा, जाने ना जाने ना जाने ना तुम्हें, सावरिया तो ही जाने ना तुम्हें, सावरिया तो ही जाने ना तुम्हें। सरे सरे गरे सरे ग प गरे सरे ग म ध म गरे गरे सा, सरे ग गरे सरे रे ग गरे सरे रे ग गरे सरे रे ग सरे ग म गरे सा, सरे ग प गरे सा सरे ग म ध म गरे ग म ध नि ध म गरे गरे सा। तुम्हें सावरिया तो है जाने ना तुम्हें, सावरिया तो है जाने ना। माँ यशोमती सो जाए कहूँगी, माँ यशोमती सो जाए कहूँगी, माँ यशोमती सो जाए कहूँगी, माँ यशोमती ऐसी कबहू नाए भई, पिया ना जा ना जा ना जा, पिया ना जा ना जा ना जा, पिया ना जा ना जा ना जा, जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना।